हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम आधुनिक बिहार के इतिहास में बिहार ब्रह्म समाज की स्थापना से जुड़े हुए तथ्यों को जानेंगे और साथ ही यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जब ब्रह्म समाज की स्थापना बिहार में हुई तो उसने क्या प्रभाव डाला बिहार पर। इन्हीं दो चीज़ों पर या इन्हीं दो चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में आज ये वीडियो है। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो कि आपको बिहार स्पेशल या बीपीएससी और साथ ही बिहार के जो लोकल एग्ज़ाम होते हैं उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी बात कि इससे आपके जो बीपीएससी का इंटरव्यू होता है, मेंस होता है, वहाँ भी इससे प्रश्न बनते हैं। तीसरी बात कि आपको ये जाननी चाहिए एक परीक्षार्थी होने के नाते कि बिहार पर तत्कालीन भारत में होने वाले विभिन्न प्रकार के सामाजिक बदलावों का कैसे असर पड़ा और उस असर से कौन लोग सबसे पहले प्रभावित हुए, और जब वो प्रभावित हुए तो कैसे उन्होंने बिहार के राजनीति को प्रभावित किया। देखिए, ये एक साधारण बात नहीं है। आप में से, हम में से बहुतों से लोग आज समाचार पत्र पढ़ते हैं, अपने अपने राजनीतिकों को देखते हैं और ये सोचते हैं कि भाई आमुक फामुक इमना ढेकना जो है वो इतना आगे बढ़े हुए हैं, ये इन्होंने पूरे राजनीतिक सिस्टम को, पूरे सरकारी सिस्टम को हाईजैक करके रख रखा है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई समाज, कोई वर्ग, कोई जाति इतना आगे चला जाता है कि वहाँ पहुँचने के लिए फिर जो पीछे के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं या बहुत सारे झमेले करते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने ये बोला कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सामाजिक सुधार हुए बंगाल से जो प्रारंभ हुआ वो बिहार में कब आया और बिहार में आने के बाद कौन से लोग सबसे पहले उसको पकड़े। यहाँ पे मैं बता दूं कि जिस प्रकार से बंगाल में सामाजिक सुधार प्रारंभ हुआ और उसके सबसे प्रबल विरोध वहाँ के सवर्णों ने किया, उसी प्रकार से बिहार में भी जब सामाजिक आंदोलन या सामाजिक प्रभाव आना शुरू हुआ अंग्रेजी राज के साथ में, तो सबसे प्रबल विरोध यहाँ के सवर्ण लोगों ने किया। इतना ज़्यादा प्रबल विरोध किया कि उसकी कोई सीमा नहीं थी, लेकिन सबसे पहले प्रभावित भी वही लोग हुए जो आज सवर्ण कहलाते हैं। खैर, आगे देखते हैं कैसे कैसे होता है। सो हमने हेडिंग दिया बिहार में ब्रह्म समाज आंदोलन, यानी कि जो पूरा डाटा है, पूरा तथ्य है, पूरी जो वीडियो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना बिहार में जो हुई और बिहार में कैसे और किन लोगों ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, कैसे प्रभाव डाला, उसी के परिप्रेक्ष्य में परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। उसी प्रश्न के आधार पे हमने इसे रखा है। देखिए, आप में से अधिकतर जानते हैं, सब कोई जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। देखिए, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का नक्षत्र कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का क्या कह सकते हैं, जागरूकता का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। आप पढ़िए, कभी फुर्सत मिले तो बहुत सारे किताब लिखे गए हैं राजा राम मोहन राय के ऊपर। राजा राम मोहन राय जो थे वो अंग्रेजी और भारतीय दोनों के सर्वश्रेष्ठ तत्वों को के योगदान को या दोनों के सर्वश्रेष्ठ तत्वों को साथ लेकर के आगे बढ़ने के इच्छुक थे। एक बार उन्होंने बयान दिया था कि मैं इंग्लैंड में पक्का भारतीय हूँ और भारत में पक्का अंग्रेजी या अंग्रेज हूँ, अर्थात वो दोनों सभ्यताओं के जो सबसे उत्तम तत्व थे उसको साथ लेकर के वो आधुनिक भारत का निर्माण चाहते थे। तत्कालीन समय का आधुनिक भारत जो था कूपमंडूकता के आकंठ में डूबा हुआ था। महिलाओं की कोई स्थिति नहीं थी। बाकी जो भी लोग थे वो धार्मिक आवरण में, या ये कहे कि धार्मिकता के अंदर कूपमंडूकता के आवरण में ऐसे लिपटे हुए थे कि उन्हें बाहरी दुनिया में क्या घट रही थी कोई पता नहीं था। अब ऐसा देश गुलाम तो बनेगा ही। राजा राम मोहन राय को समझ में आ गई थी ये क्या चीज़ है, कैसे समझ में आई, क्यों समझ में आई, कितना समझ में आई, एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं। इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आपसे परीक्षाओं में यही प्रश्न पूछेगा कि आधुनिक भारत का जनक माना जाता है तो राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के पत्रकारिता का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का नक्षत्र कहा जाता है राजा राम मोहन राय। एक व्यक्ति ने इतने ज़्यादा और इतने तरह से भारतीय राजनीति पर प्रभाव डाला कि उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। हालांकि ये आरोप भी लगाया गया कि राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के भारत का अंग्रेजीकरण कर दिया।
यानी कि भारतीयों को अंग्रेज़ों की तरह सोचने की ओर ढकेल दिया। हालांकि मुझे इसमें आंशिक सत्यता ही नज़र आती है। समाज बदलना चाहिए, यदि कोई समाज आगे बढ़ा है तो उसके अच्छे गुणों को जरूर ग्रहण करना चाहिए। ध्यान दीजिए, पूरी दुनिया में जितने भी समाज हैं, जितने भी देश हैं, जितनी भी जातियां हैं, जितने भी वर्ग हैं, जितने भी उपवर्ग हैं, सब ने एक दूसरे से कुछ न कुछ लेन देन किया है। ये कहना कि वो सर्वथा शुद्ध हैं, ये कहना कि उनकी रक्तता सर्वथा शुद्ध है, ये कहना कि उनकी बुद्धिमत्ता सर्वथा शुद्ध है, ये एक मानसिक अवनति के अलावा कुछ नहीं कह जाएगी। हिंदुओं ने इस्लाम से, इस्लाम ने हिंदुओं से, ईसाई ने यहूदियों से, यहूदियों ने ईसाई से, ईसाई ने मुसल, पूरे दुनिया के जितने भी आज क्या कह सकते हैं देश हैं, वर्ग हैं, जातियां हैं, धर्म हैं, सब ने एक दूसरे से परस्पर राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक लेन देन किया है। इसको ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिए, ये एक जिक्र बनता है कि 1863 ईस्वी में रामतनु लाहिरी ने नारी उन्मुक्ति हेतु भागलपुर में महिला समिति का स्थापना किया। किन्होंने किया? रामतनु लाहिरी ने। कब किया? 1863 में। ये ब्रह्म समाजी थे। रामतनु लाहिरी जो थे ब्रह्म समाजी थे और तत्कालीन समय में भागलपुर और उसके इलाकों में बहुत ही ब्रह्म समाजी के द्वारा या खास करके युवाओं के द्वारा यह बहुत ही क्या कह सकते हैं अनुकरणीय व्यक्ति थे। और इन्होंने महिला समिति की स्थापना की और आपको जानकर आश्चर्य हो गया कि बंगाल एवं बिहार की यह प्रथम महिला सभा थी। बंगाल एवं बिहार की यह प्रथम महिला सभा थी। कौन, किन्होंने स्थापित की थी? रामतनु लाहिरी ने। कब किया था? 1863 में। राजा राममोहन राय पटना पढ़ने आए थे, विशेषकर उर्दू भाषा एवं इस्लाम ग्रंथ को। देखिए, राजा राममोहन राय बनारस भी गए थे संस्कृत पढ़ने, फिर वो पटना आए। पटना आए थे इस्लाम के बारे में जानने के लिए और साथ ही उर्दू के बारे में जो व्यापक नॉलेज होते हैं उसके बारे में। बीपीएससी में पूछा भी है कि राजा राममोहन राय पटना आए थे तो उर्दू भाषा एवं इस्लामिक ग्रंथ को पढ़ने के लिए। 1866 में हजारीबाग एवं 1867 में मुंगेर में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ये नहीं पूछेगा आपसे कि मतलब सबसे पहले कहाँ हुआ, ये सब ऐसे नहीं है। ध्यान रखिएगा कि जो सबसे पहले रिकॉर्डेड आ रहा है कि 1866 में हजारीबाग एवं 1867 में मुंगेर में हुआ था। 1868 में फिर जमालपुर में हुआ। लेकिन बिहार में 3 जगह ऐसे थे जो ब्रह्म समाजियों के केंद्र थे, भागलपुर, मुंगेर और हजारीबाग। ये 3 ऐसे जगह थे, वो ब्रह्म समाजियों के क्या कह सकते हैं केंद्र थे, जहाँ ये लोग अपना सम्मेलन किया करते थे। लेकिन इसकी एक सीमा थी। सीमा क्या थी कि यह मुख्यतः बंगाल के परिवारों तक रहा, यानी कि जो हर एक जगह पे जितने जगह देख रहे हैं वहाँ पे जो बंगाली समुदाय था वहीं तक ये क्या कहते हैं मशहूर रहा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1868 ईस्वी में केशव चंद्र सेन मुंगेर आए एवं ब्रह्म समाज का फैलाव हुआ, यानी कि 1868 के बाद बिहार में ब्रह्म समाज का फैलाव ज़्यादा हुआ। केशव चंद्र सेन कब आए थे? 1868 में। सबसे पहले कहाँ आए थे? मुंगेर में आए थे। कहाँ आए थे? मुंगेर में। परीक्षा में पूछेगा कि केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के फैलाव हेतु कहाँ आए थे? तो मुंगेर आए थे। कब आए थे? 1868 ईस्वी में। अब यहाँ पे मैंने एक बात बोला कि ये मुख्यतः बंगाली परिवारों तक ही सीमित था। अब इसको समझिए। बंगाली समुदाय जो था वो अंग्रेज़ों के साथ सबसे पहले सटा, घुला मिला और अंग्रेज़ को ऐसे लोग चाहिए थे जो उनके काम को कर सके। जैसे ऑफिस में मुंशीगिरी का काम, बाबूगिरी का काम, हरकारे का काम, ये कौन करेगा? कुछ लोग चाहिए थे। तो उनके साथ ही जो बंगाली समुदाय के लोग थे, खास करके उच्च वर्णीय बंगाली बाबू जो थे, वो पूरे बंगाल महाप्रांत में अंग्रेज़ों के साथ फैलते गए। जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने अपने अपने राजनीतिक सिस्टम, सामाजिक सिस्टम या अपने क्या कहते हैं आर्थिक सिस्टम खड़ा किए, वहाँ वहाँ ये लोग गए। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेज़ों के साथ मिलने के कारण सबसे पहले उस कार्य में जो अंग्रेज करते थे दक्ष हो गए। जैसे रेलवे, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस या डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस, इस सब में यही लोग गए। तो हर जिले में तत्कालीन समय में बिहार में हर जिले में एक बंगाली टोला हुआ करता था। आज भी आप जाएंगे पटना वगैरह में बंगाली टोला मिलेगा आपको। तो ये लोग जो थे ये आए अंग्रेज़ों के साथ और फिर कालांतर में वहीं बसे, वहीं रह गए। तो ब्रह्म समाज जो था उसी बंगाली टोला में सीमित रहा। हालांकि
गया में, पटना में, इसके अलावा मुजफ्फरपुर में जितने भी कुछ सवर्ण मानसिकता या सवर्ण लोग थे, ये इसके प्रभाव में आए, लेकिन तत्कालीन अपने भाई बंधुओं के प्रबल विरोध के कारण वो इस ओर नहीं बढ़ पाए। आपको एक घटना बताता हूँ। गया में एक व्यक्ति जो थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी का नाम मैं भूल रहा हूँ, गंगा नारायण ऐसे करके नाम था, उन्होंने अपनी पत्नी का श्राद्ध कर्म जो था वो ब्रह्म समाज के अनुसार किया। अब उनके बड़े भाई जो थे, उन्होंने क्या किया कि अपने छोटे भाई का, जिन्होंने ब्रह्म समाज के अनुसार अपनी पत्नी का संस्कार, दाह संस्कार और मृत्यु संस्कार किया था, परिवार सहित घर से बाहर निकाल दिया और जितने भी लोग उस भोज में आए थे सबको जाति से निकाल दिया। क्योंकि लोग अपने धार्मिक सामाजिक क्रियाकलापों में किसी भी बदलाव के लिए तैयार नहीं थे, बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। हालांकि वो नहीं समझ पा रहे थे कि जो कर रहे हैं वो बहुत गलत था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा जैसी कुप्रथा को बंद करवाया था। अब सोचिए कि सती प्रथा कैसी बीमारी थी। आज यदि कोई सती प्रथा को लागू करने की बात बोले या बोले कि ये चीज़ सही था, उसे कितना बड़ा पागल समझा जाएगा, मानसिक रूप से दिवालियापन समझा जाएगा। सेम चीज़ उस समय जो ये बोलता था कि सती प्रथा बंद किया जाए, उसे मानसिक दिवालियापन का आखिरी बिंदु या पागल बोला जाता था। राजा राम मोहन राय वही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पागलपन का पीड़ा उठाया और कालांतर में उसे बंद करवाया। ठीक है, तो ये ऐसे प्रमुख डाटा हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे के उन कुछ एक बिंदुओं को जो ब्रह्म समाज से संबंधित बिहार में है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज और साथ ही थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी, इन सब के यहाँ पे प्रभाव था। हम सबका आपका क्या कहते हैं डाटा जो है वीडियो के रूप में और लिखित रूप में धीरे धीरे मुहैया करा देंगे। ये आगे के कुछ अन्य तथ्यों को और साथ ही इसके प्रभाव की भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मेंस में आपसे सवाल पूछेगा, कुछ डाटा देगा और उससे भी पूछेगा कि आखिर बिहार में सामाजिक बदलाव कैसे है। दूसरी बात कि आपके मन में आनी चाहिए कि क्या आधुनिक बिहार जो बना हुआ है ये प्रारंभ में ये ऐसा था, या इसके जो ध्वजवाहक थे, यानी कि बदलाव के जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे। और तीसरी सवाल जो आपके मन में आनी चाहिए कि ये ध्वजवाहक बने ही क्यों, आखिर कोई समुदाय क्यों ध्वजवाहक बन जाता है। तो जो तीसरा प्रश्न है, क्वेश्चन जो हमने किया कि आखिर कोई समाज ध्वजवाहक कैसे बन जाता है, इसका संक्षेप उत्तर यह है कि जब कोई समाज, जब कोई वर्ग राज सत्ता के अधीन आता है तो वह राज सत्ता के साथ आगे चलता है और देश दुनिया की खबर, देश दुनिया की समझ उसमें विकसित होने लगती है। एक उदाहरण मैं देता हूँ। भारत में सबसे बड़ा या सबसे सामर्थ्यवान या सबसे धनाढ्यों में किस वर्ग के व्यापारी आते हैं? स्पष्ट सी बात है, आप देखेंगे कि पारसी समुदाय आता है, उसके बाद जैनी समुदाय और उसके बाद फिर मारवाड़ी समुदाय आता है। पारसी समुदाय के जो व्यापारी होते हैं वो बहुत टॉप लेवल के व्यापारी होंगे, एकदम ऊपर के। आपने रतन टाटा का नाम सुना होगा, इस तरह के लोग। तो आखिर ये लोग व्यापार में इतने निपुण क्यों होते हैं? आखिर कोई भी सरकारें इनकी बात मानने को आतुर क्यों होती है? इसके पीछे कारण है कि ये जो लोग थे ये शुरू से ही व्यापार में रहते थे, और दूसरा इनका सामाजिक संरचना इस तरह से था कि ये किसी भी वर्ग के राजा के साथ रह सकते थे। राजा मुसलमान है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। राजा ईसाई है, इन्हें कोई मतलब नहीं था। राजा हिंदू है, इन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनका जो रहन सहन खान पान था वो सबको एडॉप्ट कर रहा था, सबको कबूल कर रहा था। तो ये राजा के साथ आए। आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे तत्कालीन समय में जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्हें बहुत दिक्कत होती थी यहाँ के लोगों के साथ समायोजन में। अंग्रेज जो थे वो गाय भी खाते थे, सूअर भी खाते थे। यदि वो गाय खा रहे हैं तो उनके साथ हिंदू नहीं जाएंगे, सूअर खा रहे हैं तो मुसलमान नहीं जाएंगे, तो उनके साथ कौन जाएंगे? पारसी जाएंगे। इसलिए देखिएगा कि जब वो उस समय का सामाजिक कंस्ट्रक्शन देखिएगा, फिर कौन लोग उनके साथ जुड़े, किस प्रकार के लोग जुड़े, तो आपको समझ में आ जाएगी कि इनकी सामाजिक स्थिति से कैसे देश दुनिया प्रभावित होती है। खैर ये बहुत ही अलग सामाजिक विषय है। सिर्फ हमने आपको एक क्या बोलते हैं समझने के लिए या समझ विकसित करने के लिए बात बोली। हालांकि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत सारे टीचर, बहुत सारी किताबों में और भी सारी चीज़ें मिलेगी। तो आइए देखते हैं। बिहार में ब्रह्म समाज में शामिल होने वाले सबसे पहले गया के सुंदरलाल बोस थे।
ये सुंदरलाल बोस जो थे वो इसलिए हमने लिख दिया कि पूछ सकता है कि भाई ये सबसे पहले ब्रह्म समाजियों में शामिल होने वाले व्यक्ति थे सुंदरलाल बोस। ये गया के तत्कालीन समय में गया के हेड पोस्ट मास्टर थे जो 1850 के दशक में गया आए थे। सुंदरलाल बोस कहाँ के थे? गया के थे, पोस्ट मास्टर थे, पोस्ट मास्टर थे। ठीक है, हमने अभी बताया कि अंग्रेज़ों के साथ पोस्ट ऑफिस में, बैंकिंग में, रेलवे का विकास हो रहा था। उसमें काम करने के लिए तत्कालीन समय में बंगाली समुदाय के लोग पूरे बंगाल महाप्रांत में फैल गए थे और हर जगह ये लोग एक विशेष क्षेत्र में रहते थे जिसे प्राय बंगाली टोला कहा जाता था। प्रभाव, ब्रह्म समाज ने बिहार पर क्या प्रभाव दिया? देखिए, प्रभाव बहुत व्यापक होता है। ब्रह्म समाज ने जिस प्रकार से पूरे बंगाल को प्रभावित किया या जिस प्रकार से राजा राम मोहन राय ने पूरे भारत को प्रभावित किया, उसी प्रकार से बिहार में भी ब्रह्म समाज का बहुत प्रभाव पड़ा। ब्रह्म समाज का क्या, जितने भी समाज स्थापित हुए सबका प्रभाव पड़ा, धीरे धीरे करके आया। लेकिन आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उस प्रभाव में सबसे पहले किन्होंने उस मौके को लपका जो अंग्रेजी राज की ओर से अब दिए जाने वाले थे। वही लोग राजनीति में भी आए, वही लोग पत्रकारिता में भी आ गया है, वही लोग शासन प्रशासन में भी आ गया है और वही लोग बाद में सबसे पहले बिहार के कर्ता धर्ता बने। कौन लोग? जिन्होंने सबसे पहले आधुनिकता को अपनाया। ब्रह्म समाज ने बिहार में एक वैचारिक क्रांति को जन्म दिया, यानी कि तत्कालीन समय में एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जो पिछले चाल चलन से बिल्कुल अलग था। सर्वप्रथम सवर्ण समाज के लोग इसके प्रभाव में आए। कौन से आए? सवर्ण समाज के लोग। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सवर्ण ही नहीं, वैसे लोग इसके प्रभाव में आए जो सवर्ण नहीं थे। आधुनिक समय में जिन्हें सवर्ण नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ एक वर्ग ही था जो सबसे पहले इसके संपर्क में आया और तत्कालीन समय में, आज के समय में उन्हें क्या कहा जाता है? सवर्ण समाज कहा जाता है। आपसे यही पूछेगा। इसके अनुयायियों ने विद्यालय, महाविद्यालय की स्थापना की जहां पश्चात शिक्षा पर जोर दिया गया। भागलपुर में कॉलेज खुला, तिलका मांझी कॉलेज, पटना कॉलेज खुला, साथ ही महिलाओं के लिए भी कॉलेज खोले गए। सबसे पहले 1891 में महिला के लिए विद्यालय कॉलेज खोले गए। तो ये ऐसे कुछ प्रभाव थे जो ब्रह्म समाज के द्वारा आए। इन्होंने आधुनिकता को समझा, पाश्चात्य शिक्षा पर जोर दिया। ऐसे विद्यालय, महाविद्यालय की स्थापना की गई जहां पे पाश्चात्य शिक्षा ही दिया जाता था। ब्रह्म समाज से प्रभावित होने वाले सबसे पहले समुदाय में देखा जाए तो बिहार के भूमिहार एवं कायस्थ लोग थे। ये दो ऐसे समुदाय थे जिन्होंने ब्रह्म समाज को एक आशा भरी निगाह से देखा और उसके क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हुए। अर्थात ये चलायमान मूल्यों एवं प्रथाओं को तोड़ना चाह रहे थे। आधुनिकता को अपनाकर एवं सर्वप्रथम समाज सुधार पर ध्यान दिया, यानी कि इन्हीं दो समुदाय ने सबसे पहले इसको अपनाया एवं समाज सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया और खास करके अपने समाज में सुधार कर लिया। जब ये लोग सुधरे तो साथ साथ में और साथ लोग भी आके लगा कि भाई ये सब किया जाना चाहिए। और ये चीज़ जो दो बातें हैं ये हमने पूरा किताब से लिया है, रिकॉर्डेड बातें हैं। आप कहीं पर भी किसी भी किताब में जा करके देख सकते हैं। मुंशी प्यारे लाल ने सदर अंजुमन ए हिंद नामक एक संगठन बनाया जो दहेज प्रथा के अंत के लिए था और इसकी शाखाएं पूरे बिहार में थी। पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर, शाहाबाद सब जगह था और इनकी कथन था कि भाई दहेज प्रथा बंद होना चाहिए। ठीक है, मुंशी प्यारेलाल ने कौन सा? सदर अंजुमन ए हिंद नामक एक संगठन बनाया जिसका मूल था दहेज प्रथा का अंत। 1889 में प्रथम कायस्थ सम्मेलन एवं 1898 में प्रथम भूमिहार सम्मेलन हुआ और ये दोनों जो थे वो ब्रह्म समाज से प्रभावित थे। किससे थे? ब्रह्म समाज से। किससे प्रभावित है जी? ब्रह्म समाज से। अब आपको समझ में आएगा कि कैसे कोई समाज जो होता है बदलता है, फिर उसके साथ साथ बहुत सारे लोग बदलते जाते हैं। हालांकि मैं आपको दोबारा से फिर से बता दूं कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ यही लोग ध्वजवाहक थे। ये लोग उसमें बहुतायत मात्रा में थे। ध्वजवाहक सारे समुदाय के लोग थे, बिहार के सारे समुदाय के लोग थे, लेकिन ये लोग थोड़ा ध्वजवाहक थे। क्यों? क्योंकि इन्हें नए शासन प्रशासन में स्थान चाहिए था। ध्यान रखिए, नए शासन प्रशासन में क्या चाहिए था? स्थान चाहिए था। आधुनिकता को लपका और वो स्थान को जो रिक्ति थी उसे भर लिया। हालांकि सारे लोग फिर आए और फिर
एक क्या कह सकते हैं, आधुनिकता को अपनाए और आज जो बिहार भारत देख रहे हैं उसके जो अग्रदूत थे यही ब्रह्म समाज और उसके वो अनुयायी जिन्होंने तत्कालीन उपमंडुकता को तोड़ा, वैचारिक और धार्मिक दोनों। समझ में आ रही है? तो ये ऐसे कुछ प्रमुख डाटा थे जो हमने बिहार में ब्रह्म समाज आंदोलन से संबंधित चीज़ों को लिया है। हालांकि जब पढ़ने बैठेंगे तो बहुत सारा है, कम से कम 20 पन्ना है जो इस पर है, तो उतनी कहानी से मतलब नहीं है, उतनी कहानी को वीडियो में नहीं बताया जा सकता है, आप किताब में ही पढ़ सकते हैं। हमने प्रारंभिक परीक्षा के लिए उद्देश्य से इस पूरे सिस्टम को रखा है और साथ ही प्रभाव को इसलिए बता दिया ताकि जब परीक्षा में प्रश्न जो पूछा जाता है, कभी कभी प्रश्न को क्या होता है प्रभाव से आधारित, और कभी कभी प्रश्न जो होते हैं ना वो डाटा और प्रभाव से मिक्स करके पूछ लिए जाते हैं। तो आपकी एक समझ और दृष्टिकोण व्यापक रूप से बनी रहे परीक्षा में, खास करके आधुनिक बिहार के समाज, संगठन और वैचारिक क्रांति के बारे में इसी उद्देश्य से इसको रखा है। आशा है आपको अच्छी लगेगी। किसी भी प्रकार के सुझाव, समस्या, दिक्कत के लिए कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।